देखिए जी, ओपन इवैल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स, इससे पहले हमने बिड की सबमिशन का देखा था कि बिड को सबमिट किस तरह से कराना है। अब लास्ट की बात है, जब बिड सबमिट होंगी तो उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो उसकी इवैल्यूएशन का है, क्योंकि आपको पता है ये ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, ताकि इसमें कंपटीशन रहे, और एक पूरा प्रिंसिपल है, ठीक है, कि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का। तो लाजमी सी बात है, अब जब बिड सबमिट होंगी तो उनको ओपन करेंगे, उनको इवैल्यूएट कैसे करना है, और रिजेक्शन भी होंगी कुछ बिड, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से अवॉर्ड करना है, इन सारी चीजों को देखना है। फिर बिड्स की इवैल्यूएशन कैसे होगी, ओपनिंग कैसे होगी, ये भी एक प्रोसीजर है क्या। अब देखिए रूल नंबर 28 कहता है ओपनिंग ऑफ बिड्स, द डेट फॉर ओपनिंग ऑफ बिड्स एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स शैल बी द सेम, ठीक है। बिड्स शैल बी ओपन एट द टाइम स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, द बिड्स शैल बी ओपन एट लीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। अब कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जो बिड की सबमिशन की लास्ट डेट थी और बिड की ओपनिंग की जो डेट है ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, कि बिड की सबमिशन की लास्ट डेट और बिड की ओपनिंग की डेट सेम हो, और बिड जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे ओपन होंगी, और जो ओपनिंग टाइम है वो कम से कम बिड सबमिशन के 30 मिनट बाद का होगा, ठीक है। तो बड़ी आसान सी बात है कि बिड की सबमिशन डेट और आपकी जो ओपनिंग डेट है वो सेम होगी, और बिड्स आपकी जब ओपन होंगी तो वो कम से कम 30 मिनट पहले, 30 मिनट बाद ओपन होंगी सबमिशन ऑफ बिड्स के। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट आपको लेने हैं बिड ओपन करने के, 30 मिनट बाद ही ओपन करेंगे सबमिशन के। मजीद इसमें आगे लिखा है ऑल बिड्स शैल बी ओपन पब्लिकली इन द प्रेजेंस ऑफ द बिडर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव हु may choose to be present at the time and the place announced prior to the bidding. The procuring agency shall read aloud the unit price as well as the bid amount and shall record the minutes of the bid opening. All the bidders in the attendance shall sign a attendance sheet. All bids submitted after the time prescribed shall be rejected and returned without being opened. लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी तमाम बिडें सबमिट हुई थी वो बिडिंग जो है वो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड जो वेन्यू होगा, ठीक है, कि कहाँ पे बिड्स ओपन होंगी, जो भी आपका तरीकेकार होगा, जो भी डिसाइडेड टाइम होगा, उस पे वो बिड तमाम पब्लिकली ओपन होंगी तमाम बिडर्स के सामने। या तो बिडर्स खुद मौजूद होंगे या बिडर्स अपने किसी एजेंट को भेजेंगे जिसको भी वो भेजना चाहे, ठीक है। उसमें वो यूनिट प्राइस और बिड अमाउंट दोनों चीजें ओपन करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे मिनट में, ठीक है। जब बिडिंग ओपन हो रही होंगी तो उनकी एक मिनट ऑफ द मीटिंग भी बन रहा होगा, ठीक है, तो वो उसको मिनट कर लेंगे। फिर तमाम जितने भी बिडर्स आए होंगे उन्होंने एक अटेंडेंस शीट भी साइन करनी होगी। लाजमी सी बात है, एक अटेंडेंस लगानी है, जैसे आप लगाते हैं इसी तरह हर कोई लगाएगा, एक अटेंडेंस शीट लगानी होगी। क्योंकि अब ये देखें ये क्यों हो रहा है, ये वजह इसलिए अटेंडेंस शीट की कि कल को कोई बिडर ये क्लेम ना करे कि जनाब मैं तो मौजूद ही नहीं था, ना मेरा कोई एजेंट मौजूद था, तो आपने बिड ओपन कर ली मेरी गैर मौजूदगी में, ठीक है। तो इस तरह की चीज है, तो ये बेसिकली कंट्रोल के तौर पर अटेंडेंस वगैरह मार्क करेंगे वो। और अगर कोई भी बिड आफ्टर द डेडलाइन सबमिट होगी तो उसको ओपन नहीं किया जाएगा, वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो ओपनिंग ऑफ बिड का तरीकेकार था। अब चलते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे कि बिड को इवैल्यूएट कैसे करना है। प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल फॉर्मुलेट एन एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन क्राइटेरियन लिस्टिंग all the relevant information against which a bid is to be evaluated. Such evaluation criteria shall form an integral part of the document. Failure to provide for an unambiguous evaluation criteria in the bidding document shall amount to misprocurement. देखें ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वही होगा जो आपने ऑलरेडी फॉर्मुलेट किया था जब आप बिडिंग डॉक्यूमेंट दे रहे थे कि आपने क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करनी है, किस किस तरह से देनी है। आज आप उन्हीं को सामने रख के या उन्हीं की बेस पे इवैल्यूएट करेंगे कि आपके पास जो बिड आई है वो इस पे कितना अलाइन करती है, कितना पूरा उतरती है आपकी उम्मीदों पे, ठीक है। अगर कोई आपने एम्बिगुअस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया था बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कि वहां पे कोई भी चीज सर्टेन नहीं हो रही थी, ठीक है, कुछ अनसर्टेनिटी छोड़ी थी, तो वो मिस प्रोक्योरमेंट कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो आपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देना है वो भी बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी ना हो। अगर आप उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी छोड़ते हैं तो वो एक मिस प्रोक्योरमेंट कहलाएगी, क्योंकि बाद में जाके उसी की बेस पे आपने बिड्स को इवैल्यूएट करना है कि जो बिड्स मेरे पास आई थी और ये उनका क्राइटेरिया है, तो इन्हीं की बेस पे देखना है कि भाई प्राइस है, क्वालिटी है, जो भी मैंने क्राइटेरिया के बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स दिए थे ये सब उनको मीट कर रहे हैं और किस हद तक मीट कर रहे हैं उसको देखना है। फिर जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मीट होगा, मोस्ट एडवांटेजियस बिडिंग होगी, आप उसको अवॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स आ गया। ऑल बिड्स शैल बी इवैल्यूएटेड इन अकॉर्डेंस विद द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस सेट फॉर्थ इन द प्रिस्क्राइब्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट सेव एज प्रोवाइडेड फॉर इन सब क्लॉज 4 एंड ऑफ क्लॉज सी ऑफ रूल 33। नो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया शैल बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिड दैट हैड नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। देखिए वही बात आगे लिखी है, ऊपर वाले रूल में था कि आपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट करना है, नीचे वाले रूल में है कि जो भी बिड सबमिट होंगी उसको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर ही रख के देखनी है कि जो भी आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में एक क्राइटेरिया दिया था या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में रखी थी उन्हीं की बेस पे आज आपने बिड्स को इवैल्यूएट करना है, तमाम बिड्स को। ठीक है, कोई भी ऐसा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो कि आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में नहीं दिया और बिड जब सबमिट हो गई तो आज आप उसको पार्ट बना रहे हैं इवैल्यूएशन का, वो काबिल कबूल नहीं है। लाजमी है जो भी आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा वो अकॉर्डिंग टू बिडिंग डॉक्यूमेंट होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बिडिंग डॉक्यूमेंट पे दी आपने उसी की बेस पे बिड्स को इवैल्यूएट करना है। कोई भी एडिशनल चीज, कोई भी एडिशनल क्राइटेरिया आप ऐड नहीं कर सकते। फिर मजीद, for the purpose of comparison of bids quoted in different currencies, the price shall be converted into a single currency specified in the bidding document. The rate of exchange shall be the selling rate prevailing on the date of opening of bids specified in the bidding document as notified by the State Bank of Pakistan. देखिए जब भी आप फॉरेन करेंसी में जाते हैं ना तो एक सेलिंग रेट होता है, एक बाइंग रेट होता है। ठीक है, बाइंग रेट वो होता है जिसपे वो आपसे डॉलर वगैरह खरीदते हैं और सेलिंग रेट वो होता है जिसके ऊपर वो आपको सेल कर रहे होते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है दर हकीकत उसी को वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बना रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, बाद औक़ात ये भी हो सकता है कि आपको जो बिड्स कोटेड हुई हैं वो मुख्तलिफ करेंसी में हुई है। ठीक है, डिफरेंट करेंसीज में आपको बिड कोट कर दी गई है, तो अब आपको इवैल्यूएट करने के लिए उन सबको एक सिंगल करेंसी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पीकेआर है तो आपने पीकेआर में सबको ही कन्वर्ट करना है, भले किसी ने डॉलर में जमा कराई हो, किसी ने यॉन में जमा कराई हो, किसी ने किसी भी चीज में जमा कराई हो। ठीक है, लेकिन आपने उसको सिंगल करेंसी कन्वर्ट करना है और सिंगल करेंसी में जो आप एक्सचेंज रेट लेंगे, पहली बात तो वो सेलिंग रेट होगा। ठीक है, सेलिंग रेट होगा, बाइंग रेट नहीं होगा। वो सेलिंग रेट आप लेंगे और दूसरी बात वो रेट उस दिन का होगा जिस दिन बिडिंग डॉक्यूमेंट में बिड की ओपनिंग डेट थी। जिस दिन आपने बिड्स ओपन करी है उस दिन के जो रेट होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो रेट आप लेंगे। ठीक है, और सेलिंग रेट लेंगे। एक मिनट आप जरा होल्ड करें, एक स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा, मैं उन्हें लिंक भेज दूं। ठीक है, अच्छा आगे जी, तीसरा पॉइंट है, a bid once opened in accordance with the prescribed procedure shall be subject to only those rules, regulation, policies that are in force at the time of issue of notice for invitation of bids। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी बिड जो भी ओपन हो गई उस विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, जो कि प्रिस्क्राइब हुआ है प्रोसीजर के सेम डेट में होनी चाहिए, तमाम एक साथ ओपन हो, पब्लिकली ओपन हो, इसका मतलब है प्रिस्क्राइब प्रोसीजर shall be subject to only those rules, regulation, policies that are in force at the time of issue of notice for invitation of bids। देखिए उन पे वही रूल अप्लाई होंगे जो कि इन्विटेशन ऑफ बिड्स के वक्त है। अगर आज आपका, देखिए इसमें मैंने बताया था ना, अगर 15 डेज का टाइम है कि आपने जब एडवर्टाइजमेंट दी थी उसके बाद 30 डेज का टाइम था, 30 डेज बाद आपने बिड सबमिट कराई है, तो वो बिड आपने प्रोसीजर के हिसाब से तो खोलनी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड ऊपर दिए हुए थे कि सब एक साथ खुले, पब्लिकली खुले, ये तमाम चीजें। लेकिन जो रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे वो वही अप्लाई होंगे जो उस वक्त फोर्स में थे जब वो इनविटेशन दिया गया था। अगर बीच में कोई नया रूल आता है तो वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनका इनविटेशन जो है वो पहले दिया गया और रूल बाद में आया है। ठीक है, तो जो उस तारीख तक जो इनविटेशन ऑफ बिड्स की तारीख थी तब तक जो रूल है सिर्फ वही उसमें दिए जाएंगे।
मजीद आगे चलते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स, रूल 31। No bidder shall be allowed to alter or modify his bid after the bid has been opened. However, the procuring agency may seek and accept clarification to the bid that do not change the substance of the bid. देखें, कोई भी बिडर को ये अलाउ नहीं है कि जब एक दफा वो बिड सबमिट करा दे तो उसमें किसी भी किस्म के वो ऑल्टरेशन कर सके या मॉडिफाई कर सके, लेकिन ये है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी किसी चीज पे क्लैरिफिकेशन उससे मांग सकती है। अगर उनको जरूरत पड़ी, उनको कोई चीज बिडिंग को देखते समझ में नहीं आ रही, तो वो उस पर कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह मजीद एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा नॉर्मली हम जब शॉप्स में भी जाते हैं तो शॉपकीपर आपको एक प्राइस तो बताता है, लेकिन उसमें वो मजीद क्लैरिफिकेशन भी देता है, जी मैं वो यूज करूंगा, मैं ये यूज करूंगा, मैं वो फलाना है, मेरा इंपोर्टेड माल है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्लैरिफिकेशंस होती है। इससे अगर आप देखें तो मेन सब्सटेंस तो चेंज नहीं हो रहा होता प्रोडक्ट का, आपकी प्राइस तो चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज है, तो उनकी क्लैरिफिकेशन को तो एक्सेप्ट करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी, कर सकती है, लेकिन ऐसी क्लैरिफिकेशन जिससे सब्सटेंस चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन एक दफा बिड सबमिट हो जाए तो उसके बाद अलाउ नहीं है, सॉरी ओपन हो जाए तो उसके बाद अलाउ नहीं है। Any request for clarification in the bid made by procuring agency shall invariably be in writing. The response to such request shall also be in writing. कोई भी बिड की क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट होगी तो वो रिटर्न में दी जाएगी, और उस पर जो रिस्पॉन्ड दिया जाएगा वो भी रिटर्न में ही दिया जाएगा। ठीक है, हर चीज देखे रिटर्न में हो रही है। अगर बिड की क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट देनी है तो वो भी आपने रिटर्न में देनी है, और उस पर जो भी उस पे रिस्पॉन्स आएगा वो भी आपका रिटर्न में ही आएगा। फिर 32 डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना इसमें, समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं, आसान सा ही है। ऑर्डिनेंस तो थोड़ा मुश्किल था लेकिन रूल्स आसान है। अच्छा जी, discriminatory and difficult condition, save as otherwise provided, no procuring agency shall introduce any condition which discriminates between bidders or that is considered to be met with difficulty. ठीक है, in ascertaining the discriminatory or difficult nature of any condition, reference shall be made to the ordinary practice of that trade, manufacturing, construction, business or services to what that particular procurement is related. देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई दूसरी बात एग्री ना हो, कोई भी प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है किसी भी किस्म के डिफिकल्ट कंडीशन जिसको मेट करना बहुत मुश्किल हो, या कोई भी ऐसी कंडीशन इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती जो कि बिडर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करें, फर्क कर दें। ठीक है, अब ये मना क्यों किया जा रहा है? ये मना इसलिए किया जा रहा है कि किसी एक को एडवांटेज ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी ऐसी कंडीशन आप इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते जो कि बिडर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे या उसको मेट करना मुश्किल हो। अगर आप कराते हैं तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। यही लिखा है, इन ascertaining the discriminatory or difficult nature of any condition, reference shall be made to the ordinary practices of that trade, manufacturing, construction, business or service to which that particular procurement is related. ठीक है, क्या अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन लगाते हैं तो आपको ऑर्डिनरी प्रैक्टिस के उस पर रेफरेंस देना पड़ेगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही, ये और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है नेट का? चेक कर ले कोई स्टूडेंट। जल्दी से बता दें, क्लियर है? नहीं, ये आपका ही अपने इंटरनेट का इश्यू होगा, क्योंकि बाकी काफी सारे मैसेज आ गए कि नहीं सर वॉइस क्लियर है। ठीक है जी, रिजेक्शन ऑफ बिड्स। चलें जी, अब रिजेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि आपने इवैल्यूएशन भी देख लिया, ओपनिंग भी देख लिया, अब रिजेक्शन को देखते हैं कि बिड्स की रिजेक्शन कैसे होनी है। The procuring agency may reject all bids or proposals
at any time prior to the acceptance of a bid or proposal. ठीक है जी, बिड आपको पता है एक ऑफर हो गई, उस पर एक्सेप्टेंस हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि प्रोक्योरिंग एजेंसी कभी भी किसी भी वक्त तमाम की तमाम बिड्स को रिजेक्ट कर सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कर पाएगी, एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो जब चाहे रिजेक्ट कर सकती है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल अपॉन रिक्वेस्ट communicate to any supplier or contractor who submitted a bid or proposal the grounds for its rejections of all bids or proposal but is not required to justify those grounds। देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास ये राइट है कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो चाहे तो तमाम बिडर्स की बिड को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जितने भी सप्लायर दें, कॉन्ट्रैक्टर दें, वो उनको इन रिटर्न कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, वो उनको कम्युनिकेट करेगी कि हमने किन ग्राउंड्स के ऊपर बिड्स को रिजेक्ट किया है। लेकिन याद रखिएगा, वो सिर्फ ग्राउंड बताएंगे, ग्राउंड की जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। जो ग्राउंड उन्होंने बता दिया वही सही है, आप उनसे जस्टिफिकेशन नहीं मांग सकते कि जनाब आपका तो ग्राउंड ही सही नहीं है बिड रिजेक्शन का। ठीक है, किसी भी किस्म की वो जस्टिफिकेशन आपको नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको बताएंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया है। ठीक है, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इनकर नो लायबिलिटी solely by virtue of its invoking sub rule 1 towards supplier or contractor who have submitted their bids। ठीक है, अब दूसरी बात कि प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं आएगी। वो अगर बिड रिजेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी प्रायर टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, उनके ऊपर सिर्फ एक ही काम है कि अगर वो बिड रिजेक्ट कर रहे हैं प्रायर टू एक्सेप्टेंस, तो उन्होंने कम्युनिकेट करना है सबको ग्राउंड्स की, किन ग्राउंड्स की बेस पे हमने ये प्रोक्योरमेंट को रिजेक्ट, बिडिंग को रिजेक्ट किया है। ना कोई जस्टिफिकेशन आएगी, ना ही किसी किस्म की कोई लायबिलिटी आएगी कि उनको कोई जुर्माना पे करना पड़े या कोई हर्जाना पे करना पड़े, ऐसी कोई लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं आएगी। फिर नोटिस ऑफ रिजेक्शन of all bids or proposals shall be given promptly to all the supplier or contractor that submitted bid or proposal। और ये भी है कि नोटिस फौरन से देने रिजेक्शन के, जैसे ही वो बिड रिजेक्ट करेंगे वो तमाम को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें। ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 34, रीबिडिंग। रीबिडिंग का मतलब है एक बार बिड हो चुकी है, दोबारा बिड आप करा रहे हैं। इफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी, अब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये होगा कब, ये होगा तभी जब आपके पास तमाम बिड्स आई, आपने रिजेक्ट कर दी। फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी बिड्स आई वो आपके वैल्यूएशन क्राइटेरिया पे ही पूरा नहीं उतरी, आपने सबको ही रिजेक्ट कर दिया। लाजमी सी बात है, अगर कोई चीज वैल्यूएशन क्राइटेरिया पे नहीं आ रही तो आप उसको क्यों रखेंगे। जैसे कि मैंने अगर जॉब में एक ऐड लगाया ओपनिंग का कि मैनेजर अकाउंट्स की जरूरत है और मेरे पास जितनी सीवी आई हैं वो मेरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से ऐड लगा के मजीद सीवी मंगाऊंगा। यही तरीके का यहाँ भी होगा कि अगर आपके पास जो भी बिड्स आई हैं वो तमाम की तमाम आपने रिजेक्ट कर दी, तो अब क्या करेंगे, हमने प्रोक्योरमेंट तो करनी है ना, तो इस वजह से हम रीबिडिंग पे जाएंगे। तो इफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज रिजेक्टेड ऑल द बिड्स अंडर रूल 33 इट मे कॉल फॉर अ रीबिडिंग। तो पहली बात तो वही हो गई कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी तमाम बिड्स जो है वो रिजेक्ट कर देती है, जैसा कि ऊपर रूल 33 में बयान किया गया है, तो वो रीबिडिंग करेगी। द प्रोक्योरिंग एजेंसी बिफोर इन्विटेशन फॉर रीबिडिंग shall assess the reason for rejection and may revise specification, evaluation criteria or any other condition for bidder at it may deem necessary। देखिए, पहली बात तो प्रोक्योरिंग एजेंसी अब रीबिडिंग का भी एक इनविटेशन देगी, तो उसको इनविटेशन देने से पहले असेस करना पड़ेगा रीजन फॉर रिजेक्शन। खुद असेसमेंट करेगी, सेल्फ असेसमेंट करेगी कि भाई हमारी जो बिड्स थी पुरानी वो क्यों रिजेक्ट हुई। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमने इतना डिफिकल्ट क्राइटेरिया डाल दिया था जो कोई मैट ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस वजह से प्रोक्योरिंग एजेंसी जब भी रीबिडिंग का इनविटेशन देगी तो सबसे पहले तो वो अपनी असेसमेंट खुद की करेगी कि हमारी जो तमाम बिड्स हैं हमने क्यों रिजेक्ट करी। ठीक है, फिर वो असेसमेंट के बाद उसको रिवाइज कर सकती है अगर चाहे तो। ठीक है, वो उसको रिवाइज कर सकती है, स्पेसिफिकेशंस को, क्राइटेरिया को, ठीक है, या जो भी कंडीशन उसको लगे कि इसको रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर उनको असेसमेंट के बाद लगता है कि नहीं कुछ भी रिवाइज नहीं होना चाहिए तो वो सीधा सीधा स्ट्रेट वैसे ही इन्विटेशन दे देंगे। फिर है रूल नंबर 34, अनाउंसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स।
35 है, सॉरी। Procuring agencies shall announce the result of bid evaluation in the form of a report giving justification for acceptance or rejection of bid at least 10 days prior to award of procurement contract. देखिए, जो भी उनकी इवैल्यूएशन हुई है बिडिंग की, उसके ऊपर वो एक पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। वो एक पूरी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो जस्टिफिकेशन देंगे क्यों किसी की एक्सेप्ट की गई और क्यों किसी की रिजेक्ट की गई, जो कि उन्होंने हर हालत में कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने से 10 दिन पहले ये काम करना है, ठीक है। एक रिपोर्ट की फॉर्म में, जैसे नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगती है, ऐसी एक रिपोर्ट के तौर पे लगाएंगे किसकी बिड एक्सेप्ट हुई और किसकी बिड रिजेक्ट हुई, जस्टिफिकेशन के साथ एटलीस्ट 10 डेज प्रायर टू द अवॉर्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट देने से 10 दिन पहले पहले। अब ये जो 10 दिन वाला आइटम है, इसको भी हाईलाइट करिएगा, ये भी आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन जितने भी डेज इन्वॉल्व हो रहे हैं वो तमाम के तमाम आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मॉक एग्जाम होगा, मॉक एग्जाम भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि मॉक एग्जाम भी आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत जरूरी है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है जी। प्रोसीजर्स फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब यहाँ तो आपने पूरी बात कर ली कि बिड को इवैल्यूएट वगैरह कैसे करना है, रिजेक्ट कैसे करना है। अब उसके प्रोसीजर पे आएंगे, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का क्या प्रोसीजर होता है। ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है कि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसीजर क्या है। मतलब बिड की सबमिशन कैसे होगी, कितने एनवलप में होगी, ठीक है, किस तरह से होगी, ये पूरा प्रोसीजर है कि बिड की सबमिशन वगैरह सारी चीजें किस तरह से होंगी। तो अब इसमें आते हैं, same as otherwise provided in this rule, the following procedure shall be permissible for open competitive bidding। ठीक है, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए दो तरह के, फिलहाल आगे और भी हैं, दो तरह के प्रोसीजर जो है वो आपके पास मौजूद है। एक सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर है, एक सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर। सही है, इसी तरह नाम याद रखिएगा, एक सिंगल स्टेज वन एनवेलप है, एक सिंगल स्टेज टू एनवेलप है, ठीक है। ये प्रोसीजर है कि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग वगैरह आपने किस तरह से सबमिट्स करानी है और किस तरह से होनी है, ठीक है। तो सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर पे है, ईच बिड शैल कंप्राइज वन सिंगल एनवेलप कंटेनिंग सेपरेटली फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल। ऑल बिड्स रिसीव्ड shall be opened and evaluated in the manner prescribed in the bidding document। देखिए जी, अब वो कह रहे हैं कि एनवेलप एक ही लेना है। वन एनवेलप प्रोसीजर का मतलब यही हो गया कि एनवेलप एक ही होना है, उसके अंदर दो अलग अलग प्रपोजल आपने डालने हैं। एक तो आपका फाइनेंशियल प्रपोजल होगा और एक आपकी टेक्निकल स्किल्स बता रहा होगा। एक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बता रहा होगा कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली आप कितना ज्यादा इस काम में है स्टेबल है, और दूसरा आपकी टेक्निकल स्किल्स बता रहा होगा कि टेक्निकली आप कितने साउंड है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। दो अलग अलग प्रपोजल आपने बनाने हैं, फाइनेंशियल और टेक्निकल, लेकिन एनवेलप एक ही यूज करना है, एक ही एनवेलप के अंदर डाल देना, ठीक है। और बाकी वो जो बाकी चीजें बिड की ओपनिंग, उनकी वैल्यूएशन, वो बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे कि बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन, वो बिल्कुल वैसे ही होनी है। दूसरे में है टू एनवेलप प्रोसीजर, सिंगल स्टेज टू एनवेलप। स्टेज सिंगल ही है, एनवेलप दो यूज होंगे। द बिड शैल कंप्राइज अ सिंगल पैकेज containing two separate envelopes. Each envelope shall contain separately the financial proposal and the technical proposal। एक क्वेश्चन है, एनवेलप मींस लिफाफा, जो शादी वगैरह में नहीं चलते उसी तरह से ये भी होते हैं। देखें अब क्या है, सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोपोजल में कि है सिंगल पैकेज, लेकिन कंटेन होंगे दो सेपरेट एनवेलप, दो अलग अलग एनवेलप बनेंगे, फाइनेंशियल का और टेक्निकल का। पूरा पिछले वाले में क्या हो रहा था, आप एक ही एनवेलप के अंदर दो प्रपोजल यूज कर रहे थे, यहाँ पे दो एनवेलप हो गए, टेक्निकल का अलग हो गया, फाइनेंशियल का अलग हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा है द एनवेलप शैल बी मार्क्ड एज फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल इन बोल्ड एंड लेजिबल लेटर्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। आसान सी बात है, दोनों पे मार्क होना चाहिए उनका नाम के कौन सा फाइनेंशियल है, कौन सा टेक्निकल है, और बोल्ड में, ठीक है, बोल्ड में, और देखना जिसको आसानी हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। Initially only the envelope marked technical proposal shall be opened।
ठीक है। देखिए बाद औक़ात होता क्या है कि कुछ प्रोक्योरमेंट ऐसी होती है जिनमें हमें सिंगल एनवेलप, अब ये सुन लें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोक्योरमेंट ऐसी होती है कि हमारे पास उसमें जरूरत नहीं होती कि हमें दोनों चीजें फौरन से देखनी होती है, टेक्निकल और फाइनेंशियल, तो हम वन एनवेलप पे जाते हैं कि दोनों चीजें एक साथ ही ओपन हो। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि भाई अगर टेक्निकली सही नहीं है ये, ठीक है, अगर ये टेक्निकली साउंड नहीं है तो हम इसका फाइनेंशियल प्रपोजल देख के क्या करेंगे। ठीक है, जहां पे हमारे लिए टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, कि हम पहले टेक्निकली देख लें, फाइनेंशियल इंपैक्ट को हम सेकेंडरी रखते हैं, तो वहां पे हम टू एनवेलप प्रोसीजर पे आते हैं कि हम पहले टेक्निकली देखते हैं कि भाई टेक्निकली अगर हर चीज है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसके फाइनेंशियल पे जाते हैं, अदरवाइज हम फाइनेंशियल भी ओपन फिर नहीं करते। तो यही बात है कि पहली में तो ये था कि एक ही एनवेलप है, उसके अंदर दोनों प्रपोजल आपने डाल देने और सबमिट करा देने और इवैल्यूएटेंगे। दूसरे में ये था कि दो एनवेलप है, एक को आपने मार्क करना है फाइनेंशियल, दूसरे को आपने मार्क करना है टेक्निकल। अब तीसरे पॉइंट में ये लिखा है इनिशियली ओनली द एनवेलप मार्क टेक्निकल प्रपोजल शैल बी ओपन, कि पहले सिर्फ जो मार्क हुआ है ना टेक्निकल प्रपोजल, वो एनवेलप हम ओपन करेंगे। फिर the envelope marked as financial proposal shall be retained in the custody of procuring agency without being opened। अब जो दूसरा एनवेलप था फाइनेंशियल प्रपोजल का, वो हम प्रोक्योरिंग एजेंसी अपनी कस्टडी में रखेगी और वो ओपन नहीं करेगी, अभी सिर्फ अपनी कस्टडी में ले लेगी। फिर the procuring agency shall evaluate the technical proposal in a manner prescribed in advance। prescribed in advance मतलब जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में बताया था, without reference to the price and reject any proposal which does not conform to the specified requirements। अब देखें, अब ये ऐसी प्रोक्योरमेंट होगी, लाजमी सी बात है, जिसमें टेक्निकली हमें बहुत ज्यादा देखना है, तो हम इसमें प्राइस को सेकेंडरी रख रहे हैं। तो इसी वजह से जब भी हम टेक्निकल प्रपोजल ओपन करेंगे, फाइनेंशियल तो करेंगे ही नहीं अभी, उसको तो सिर्फ कस्टडी में रखा, तो सबसे पहले हम उसको जितनी भी हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर देखेंगे, उनकी प्राइस को नहीं देखेंगे अभी हम कि प्राइस के एतबार से क्या है। अभी हम देखेंगे कि टेक्निकली कौन सी बिड कितनी साउंड है, कौन सा प्रपोजल कितना अच्छा है, ठीक है, और उसी बेस पे हम रिजेक्शन देंगे कि अगर कोई भी हमारे टेक्निकली साउंड नहीं आ रहा, हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतर रहा, तो हम उसको यहीं रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, मजीद आगे बात है, ड्यूरिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन नो अमेंडमेंट्स इन द प्रपोजल शैल बी परमिटेड, कि जब आप टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे हो तो कोई भी शख्स को, बिडर को, ये अलाउ नहीं है कि उसमें कोई वो अमेंडमेंट कर सके। ठीक है, अब देखें, वहां पे उन्होंने लिख दिया, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इवैल्यूएट द टेक्निकल प्रपोजल इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन एडवांस विदाउट रेफरेंस टू द प्राइस एंड रिजेक्ट एनी प्रपोजल व्हिच डज नॉट कंफर्म टू अ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। के टेक्निकल की बेस पे आप रिजेक्ट कर देंगे अगर कोई भी आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता। फिर मजीद उन्होंने लिखा कि कोई भी किसी भी किस्म की अमेंडमेंट भी अलाउ नहीं है। फिर मजीद लिखा है द फाइनेंशियल प्रपोजल, अब बात हो रही है जो भी लोग टेक्निकली साउंड निकले, टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे, अब उनके फाइनेंशियल प्रपोजल ओपन करने की बात होगी। तो जो उनके फाइनेंशियल प्रपोजल जो कि हमने अपनी कस्टडी में सिर्फ रखे हुए थे, उसके बारे में द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ बिड्स शैल बी ओपन पब्लिकली एट द टाइम, डेट एंड वेन्यू अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द बिडर्स इन एडवांस। कि जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो पब्लिकली ओपन होंगे, मतलब हमने पहले अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करा, उसकी बेस पे हमने रिजेक्ट करा, आज हम फाइनेंशियली ओपन करेंगे कि इनके फाइनेंशियल प्रपोजल को ओपन करें और फिर प्राइस को देखें, और वो भी ऑलरेडी प्री डिसाइडेड वेन्यू पे होगा। अब मजीद लिखा है, आफ्टर द इवैल्यूएशन and approval of the technical proposal, the procuring agency shall at a time within the bid validity period publicly open the financial proposal of technically accepted bids only. The financial proposal of bids found technically non-responsive shall be returned unopened to the respective bidders and the bid found to be the most advantageous shall be accepted। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो भी इवैल्यूएशन हमने करी थी टेक्निकली, सिर्फ उन्हीं के हम फाइनेंशियल प्रपोजल को ओपन करेंगे विद इन द बिड वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, मतलब टेक्निकल और फाइनेंशियल ओपन करने में इतना टाइम नहीं लेना कि बिड ही इनवैलिड हो जाए, क्योंकि बिड की आपको पता है ना एक टाइम लिमिट होती है, एक वैलिडिटी होती है, ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है,
तो जो भी टेक्निकली साउंड निकले आज उन्हीं के एनवेलप पब्लिकली हम ओपन करेंगे फाइनेंशियल, और जो टेक्निकल क्राइटेरिया पे क्वालिफाई नहीं करे उनको हम बिना ओपन करे ही उनके फाइनेंशियल एनवेलप्स को बिडर को वापस कर देंगे। और इसके साथ साथ जो भी मोस्ट एडवांटेजियस बिड होगी, ठीक है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिड होगी, हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये था सिंगल स्टेज 1 एनवेलप एंड 2 एनवेलप प्रोसीजर। अब ये है 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, वो सिंगल स्टेज था, ये 2 स्टेज है। अब 2 स्टेज में आए। अब इसमें हमने स्टेजेस को भेज देंगे, काम वही है, सिर्फ तोड़ा हुआ है स्टेजेस के अंदर, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस चीज की प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं। मैं जो आपको भेजूंगा प्रोपोजल, उसको आप देखिएगा कि वो भी 2 एनवेलप पे हुआ है, ठीक है। तो 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में आ जाए। फर्स्ट स्टेज, the bidders shall first submit according to the required specification a technical proposal without price। देखिए उस ऊपर वाले में सिंगल स्टेज में क्या हो रहा था, टेक्निकल और फाइनेंशियल हम एक साथ सबमिट करा रहे थे, भले वो सिंगल एनवेलप हो 2 एनवेलप हो, सबमिट एक साथ ही करा रहे थे। एक में ये था कि हम पहले ओपन कर रहे हैं, एक साथ ही ओपन कर रहे हैं, एक में ये था कि बाद में टेक्निकली देख के ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टेज में तोड़ दिया टेक्निकल और फाइनेंशियल को, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है तो यही दोनों चीजें देखी जाती है कि ये टेक्निकली कितनी इनकी स्किल्स डेवलप है और दूसरा फाइनेंशियली ये कितने स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे हमने उसी काम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि बिडर सिर्फ और सिर्फ अपना टेक्निकल प्रपोजल सबमिट कराएंगे, प्राइस सबमिट नहीं कराएंगे, मतलब फाइनेंशियल प्रपोजल नहीं देंगे, सिर्फ टेक्निकल देंगे। दूसरा पॉइंट, द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी इवैल्यूएटेड इन अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफाइड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया and may be discussed with the bidders regarding any deficiencies and unsatisfactory technical features। अब कह रहे हैं कि जो भी टेक्निकल प्रपोजल है वो इवैल्यूएट होंगे अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफाइड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो कि आपने ऑलरेडी बिड डॉक्यूमेंट में बताया था। और अगर आपको कोई डेफिशिएंसी या अनसैटिस्फैक्टरी चीज दिखती है तो वो आप बिडर्स के साथ डिस्कस करेंगे, मतलब प्रोक्योरिंग एजेंसी बिडर्स के साथ डिस्कस करेगी। ऊपर वाले में देखें तो डिस्कशन नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में कोई अमेंडमेंट अलाउ ही नहीं थी। आपने एक दफा सबमिट करा दिया, उन्होंने इवैल्यूएट करा, अगर उनको ठीक लगा ठीक है तो ठीक है, नहीं लगा तो फारे, ठीक है। कोई किसी भी किस्म की अमेंडमेंट अलाउ नहीं थी, यहाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिडर पहले सबमिट करा रहा है टेक्निकल प्रपोजल, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी या कोई अनसैटिस्फैक्टरी फीचर नजर आता है तो प्रोक्योरिंग एजेंसी उसको बिडर्स के साथ डिस्कस करेगी। After such discussion, all the bidders shall be permitted to revise their respective technical proposal to meet the requirement of the procuring agent। और उस डिस्कशन के बाद उनको ये अलाउ किया जाएगा कि अब आप अपनी टेक्निकल प्रपोजल को रिवाइज करें और दोबारा से सबमिट कराएं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करे। फिर the procuring agency may revise, delete, modify or add any aspect of the technical requirements or evaluation criteria, or it may add new requirements or criteria not inconsistent with these rules। अच्छा जी, फिर प्रोक्योरिंग एजेंसी रिवाइज भी कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। ऊपर वाले में कोई ऐसे काम नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये अलाउ है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसमें ऐड भी कर सकती है, नहीं, या क्राइटेरिया के अंदर भी ऐड कर सकती है, जो भी उसको लगे, ठीक है। बस शर्त ये कि जो रूल दिए हुए वो उससे इनकंसिस्टेंट ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जो कि रूल का वायलेशन कर रही हो, बाकी वो कुछ भी उसमें कर सकती है। मजीद है, provided that such revision, deletion, modification or addition are communicated to all the bidders equally at the time of invitation to submit final bids and that sufficient time is allowed to the bidder to prepare their revised। अब वो एक और बात उसमें लिखी हुई है जो कि पता है आपको भी, कि जो भी वो अपनी बिड्स में अपनी क्राइटेरिया में
कोई भी एडिशन डिलीशन करेंगे तो उन्होंने एक प्रॉपर टाइम के अंदर, एक सफिशिएंट टाइम के अंदर सबमिट कम्युनिकेट करना है तमाम बिडर्स को प्रपोजल इनविटेशन टू सबमिट फाइनल बिड्स के वक्त उन्होंने ये प्रॉपर टाइम में सबमिट करना है ताकि बिडर्स के पास भी एक सफिशिएंट टाइम हो कि वो अपनी बिड को रिवाइज कर सकें। ऐसा ना हो कि आप आज बता रहे हो कि कल बिड सबमिट करा दें, नहीं, एक सफिशिएंट टाइम उनको मिलना चाहिए और सबको एक साथ कम्युनिकेट करना है। Madhi, they provided further that such allowance of time shall not be less than 15 days in case of national competitive bidding and 30 days in case of national international competitive bidding. अब वो कह रहे हैं कि जो भी आपने उनको रिवीजन का टाइम दिया है, मतलब जो भी आपने एक नया क्राइटेरिया ऐड करा है और आपने इनविटेशन के साथ कम्युनिकेट भी करा के फाइनल बिड सबमिट कराते वक्त आपने इस क्राइटेरिया को भी मीट करना है, लेकिन उसमें लिखा था एक सफिशिएंट टाइम देना है। अब सफिशिएंट टाइम कम से कम 15 दिन देना है नेशनल बिडिंग में और इंटरनेशनल बिडिंग में कम से कम 30 दिन देना है सेम टाइम में, कि 15 दिन नेशनल में है और इंटरनेशनल में कम से कम 30 दिन है। फिर मजीद है, दोज बिडर्स हु not willing to conform their respective bids to the procurement agency technical requirement may be allowed to withdraw from the bidding without forfeiture of their bid security. अब अगर उन्होंने कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट दी है और कोई बिडर चाह रहा है कि मैं अपनी बिड को रिवाइज ना करूं, तो उसको अलाउ है कि वो अपनी बिड को विड्रॉ कर ले, अपना जो भी टेक्निकल प्रपोजल था उसको वो विड्रॉ कर ले और प्रोक्योरिंग एजेंसी उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह सब वापस कर देगी, वो जब्त नहीं होगा। ये हो गया पूरा पहला स्टेज। तो बड़ा आसान सा स्टेज है कि इसमें पहले आपने सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट देनी है, ठीक है, प्रोक्योरिंग एजेंसी उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट को इवैल्यूएट करेगी, डिस्कस करेगी और रिवाइज प्रपोजल आपसे सबमिट कराने का बोलेगी। वो चाहे तो उसमें कोई एडिशन भी कर सकती है क्राइटेरिया में, लेकिन उसके लिए उसको आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जो भी बिडर्स ये चाहते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें रिवाइज में, रिवीजन में, तो ठीक है, वो अपनी बिड वापस ले लें, विड्रॉ कर लें और उनको उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या है, लाजमी बात है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात होगी। The bidders whose technical proposal or bids have not been rejected and who are willing to conform their bids to the revised technical requirements of the procuring agency shall be invited to submit a revised technical proposal along with the financial proposal. देखिए, जो भी bidders जिनकी technical proposal या bids reject नहीं हुई और वो willing है कि वो revise करके अपनी technical requirements को procuring agency को submit कराएंगे, तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि अब आप टेक्निकल के साथ साथ फाइनेंशियल प्रपोजल भी सबमिट करा दें। ठीक है, वो देखिए कुछ बिडर्स तो ऐसे होंगे जो अगर आपने कोई क्राइटेरिया ऐड करा तो वो मना कर देंगे कि हाँ हम इसमें कोई भी मजीद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो तो चले जाएंगे। अब कुछ ऐसे होंगे जिनको आप रिजेक्ट कर देंगे, जिनको आप डिस्कशन करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी आप रिजेक्ट कर देंगे या डिस्कशन के बिना ही रिजेक्ट कर देंगे। अब जो विलिंग है कि हाँ ठीक है डिस्कशन के बाद हम रिवाइज सबमिट कराने के लिए तैयार हैं, तो उनको कहा जाएगा कि आप जो हैं वो फाइनेंशियल प्रपोजल भी साथ सबमिट कराएं रिवाइज टेक्निकल रिक्वायरमेंट का। फिर द रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी ओपन एट अ टाइम, डेट एंड वेन्यू अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द बिडर्स इन एडवांस। अब दोनों एक साथ ओपन किए जाएंगे, टेक्निकल भी और फाइनेंशियल भी, जो कि पब्लिकली ओपन होंगे एक ऑलरेडी प्री डिसाइडेड डेट टाइम वेन्यू के ऊपर, जो कि आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट था बिडर्स को। फिर जो भी रिवाइज फाइनेंशियल प्रपोजल आए हैं जो कि प्रिस्क्राइब मैनर में इवैल्यूएट होंगे, उनमें जो भी मोस्ट एडवांटेजियस होगा, मोस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन सेटिंग द डेट for the submission of the revised technical proposal and the financial proposal, a procuring agency shall allow sufficient time to the bidders to incorporate the agreed upon changes in the technical proposal and prepare their financial proposals accordingly. अब वही बात कह रहे हैं कि जो भी रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल और फाइनेंशियल प्रपोजल में उसमें आपने उसको परमानेंट टाइम वगैरह सब देना है, प्रॉपर टाइम वगैरह देना है, सफिशिएंट टाइम देना है कि बिडर जो है अपना रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल और अपना फाइनेंशियल प्रपोजल अकॉर्डिंगली सबमिट करा सके। तो ये था आपका 2 स्टेज सिंगल एनवेलप टॉप पर। ठीक है, अब है 2 स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर, कि 2 स्टेज हैं और 2 ही एनवेलप भी हैं।
थोड़ा सा आपको इसको दोबारा घर में पढ़ना पड़ेगा, कहीं इसको पेपर के बाद मिक्स नहीं कर दिएगा। अब टू स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर में पहला स्टेज, the bid shall comprise a single package containing two separate envelopes. Each envelope shall contain separately the financial and technical proposal. सेम बात है, दो एनवेलप देने एक ही पैकेज के अंदर, ठीक है, एक मतलब सिंगल पैकेज होगा, एक बड़ा एनवेलप, उसके अंदर दो छोटे एनवेलप होते हैं, ठीक है, एक पे टेक्निकल मार्क हुआ होगा, एक पे फाइनेंशियल मार्क हुआ होगा। द एनवेलप शैल बी मार्क्ड एज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, वही बात लिखी हुई है, दोनों पे आपने बोल्ड और लीजिबल लेटर के अंदर मार्क करना है। सबसे पहले हम टेक्निकल ओपन करेंगे, ये भी बात वही लिखी हुई है कि सबसे पहले आप ठीक है कि सबसे पहले टेक्निकल ओपन करेंगे, ये भी वही बात है। फिर वही बात है कि जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल है उसको हमने अपनी कस्टडी में रख लेना है, प्रोक्योरिंग एजेंसी उसको कस्टडी में रखेगी, ओपन नहीं करेगी। अब देखें ये वाले जो पॉइंट है, अब ये चेंज है, ठीक है, यहां तक तो सब सेम था, यहाँ पे चेंज है। The technical proposal shall be discussed with the bidders with the reference to the procuring agency technical, वहां पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि जो भी टेक्निकल एनवेलप है उनको आपने खोला, इवैल्यूएट करा, अब वो डिस्कस करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट को बिडर से, ठीक है। जो भी bidders, those bidders willing to meet the requirements of the procuring agency shall be allowed to revise their technical proposal following this discussion, ठीक है, कि जो भी bidders willing है कि हाँ वो रिवाइज रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो ठीक है, उनको अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी रिवाइज बिड सबमिट कराएं टेक्निकल। Bidders not willing to conform their technical proposal to revised requirements of the procuring shall be allowed to withdraw their respective bids without forfeiture of their bid security. जो भी bidders नहीं मानते कि नहीं हम ये वाली टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपको नहीं दे सकते, तो वो अपनी बिड को विड्रॉ कर सकते हैं और उनका डिपॉजिट भी उन्हें वापस कर दिया जाए। तो आखिर के दो पॉइंट के अलावा तकरीबन सारे पॉइंट सेम, लेकिन इसका सेकंड स्टेज देखिएगा। After agreement between the procuring agency and the bidder on the technical requirement, bidders who are willing to conform to the revised technical specification and whose bids have already been rejected shall submit a revised technical proposal and supplementary financial proposal according to the technical requirement. अब देखिए यहाँ पे फर्क है, वहां पे क्या था कि आपने सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट को वो करा और रिवाइज करके डायरेक्ट फाइनल फाइनेंशियल प्रपोजल बनाया। यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्रपोजल आपने ऑलरेडी सबमिट कराया हुआ, ठीक है, लेकिन ओपन नहीं हुआ, वो सबमिटेड है इनके पास। तो यहाँ पे जो भी बिडर्स एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है हम आपकी नई रिक्वायरमेंट जो भी रिवाइज आप टेक्निकल प्रपोजल की बात कर रहे हैं हम वो सबमिट कराएंगे, तो उसके साथ वो एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी देंगे कि इन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट मजीद पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीमेंटल जो उसमें देंगे तो वो एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी देंगे। फिर द रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल along with the original financial proposal and the supplementary financial proposal shall be opened at the date, time and venue announced in advance by the procuring agency, कि जो भी उनका टेक्निकल प्रपोजल आया रिवाइज उसके साथ साथ जो ओरिजिनली फाइनेंशियल प्रपोजल था जो पहले सबमिट कराया था और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री दिया है कि भाई अगर ये रिक्वायरमेंट आप बढ़ाते हैं तो इतने ज्यादा आपका इंपैक्ट मजीद बढ़ेगा, उनको भी हमने ओपन करना है सबको साथ। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन अच्छा बन जाएगा। अगर हम पहले वाले में देखें जो सिंगल अपना वन एनवेलप चल रहा था तो वहां पे हमारा कंपैरिजन नहीं बन रहा था फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्योंकि उनसे फाइनेंशियल भी ले लिया तो हमें पता चल गया कि भाई फाइनेंशियल भी हमने लिया हुआ है तो हम कंपैरिजन भी अच्छा कर सकते हैं कि कितने से रिक्वायरमेंट के बाद इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा है। प्रोवाइडिंग दैट इन सेटिंग द डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द, अब ये वही बात है कि देखिए जो भी आपने रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल की बात करी है या सप्लीमेंट्री प्राइस प्रपोजल सबमिट कराना है उसमें आपने प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर्ली उनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, और प्रॉपर एक सफिशिएंट टाइम देना है कि वो दोनों चीजें सारी चीजें बना सके। लास्ट रिपीट कर दूं कौन सा वाला, इसकी बात कर रहा हूं। देखें
बात यही है कि द रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल, ठीक है, हमने यहाँ पे करा क्या था, हमने यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ फाइनेंशियल प्रपोजल भी लिया था, ये ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन हमने किया क्या था, हमने खोला नहीं था फाइनेंशियल को, हमने बात करी थी सिर्फ टेक्निकल के ऊपर, फाइनेंशियल को ओपन नहीं किया, उसको चलाते रहे। टेक्निकल में कुछ कमी पेशी थी कि हमने बिडर से आज डिस्कस करा, बिडर ने जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम आपको रिवाइज सबमिट कराते हैं, हमने कहा ठीक है, जिन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते, हमने कहा ठीक है अल्लाह हाफिज, डिपॉजिट लीजिए और जाइए, ठीक है। तो जिन्होंने रिवाइज सबमिट कराया उनको हमने कहा रिवाइज के साथ साथ टेक्निकल सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल जो एडिशनल फाइनेंशियल प्रपोजल है ना वो भी सबमिट करा दो। तो अब तीन चीजें खुलेंगी एक साथ, एक तो आपका रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल, ओरिजिनल फाइनेंशियल प्रपोजल और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि आपको रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल में इतना टाइम देना है बिल्डर्स को कि वो प्रॉपर टाइम देना है, एक सफिशिएंट टाइम देना है कि वो टेक्निकल रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल बना सके और आपको सबमिट करा सके, ये वही बात है। फिर नंबर 10 में लिखा हुआ है, अब प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है इवैल्यूएट करेगी पूरा प्रपोजल, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की उस पे, और जो भी बिड उसको मोस्ट एडवांटेजियस लगेगी उसको वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोसीजर तो हुआ एंड के सिंगल स्टेज, वन एनवेलप, टू एनवेलप, डबल स्टेज, टू स्टेज, वन एनवेलप और टू एनवेलप। अब मजीद इसमें है कंडीशन, हो नहीं पाएगा ये पूरा, देखें कंडीशंस फॉर यूज ऑफ सिंगल स्टेज, टू एनवेलप, टू स्टेज एंड टू, जितने भी आपने प्रोसीजर्स पढ़े थे उन तमाम को यूज करने की कंडीशन बता रहे हैं, कब कब कौन सी चीजें यूज होती। देखिए सिंगल स्टेज वन एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर शैल ऑर्डिनरली बी द मेन ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर यूज फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर ही हम यूज करते हैं। दूसरे जो प्रोसीजर हैं उनको सिलेक्टेड आइटम में यूज किया जाता है, सिलेक्टेड सर्कमस्टांसेस, सबसे ज्यादा सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर ही हम यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे सिंगल स्टेज टू एनवेलप यूज होता है, देखिए single stage two envelope bidding procedure shall be used where the bids are to be evaluated on technical and financial ground and price is taken into account after technical evaluation। वही उन्होंने बात करी जो मैंने आपको बताई थी कि बाद औकात ऐसा ये होता है कि हमने टेक्निकली पहले चीज को देखना होता है, बाद में हम उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे लिए प्राइमरी जो है वो टेक्निकल चीज होती है, टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है। तो जब भी सिंगल स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर हम यूज करते हैं तो वो ऐसी ही सूरत हाल में करते हैं कि हम टेक्निकली चीज को पहले देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ अब ये वाली जो प्रोक्योरमेंट है अब इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखो, क्योंकि पहले हमारे टेक्निकल मयार पे पूरा उतरना चीज का जरूरी है। दूसरा, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर shall be adopted in large and complex contract where technically unequal proposals are likely to be encountered or where the procuring agency is aware of its option in the market, but for a given set of performance requirements that there are two or more equally acceptable technical solutions available to the procuring agency। अब टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में प्रोक्योरमेंट को प्रोक्योरिंग एजेंसी कब करी जाती है, जब एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पे अनइक्वल टेक्निकल प्रपोजल आपने पहले खत्म करने हो और where the procuring agency is aware of its option in the market, but for a given set of performance requirements there are two or more equally acceptable technical solution available to the procuring agency। कब करेंगे, एक तो आपका लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जहां पे आपको अनइक्वल प्रपोजल लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड, जो भी अनइक्वल है उनको आपने अलग अलग करना, ठीक है। बाद औकात ये है ना कि अनइक्वल प्रपोजल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम करते क्या है बेसिकली, ये कब यूज करेंगे, एक तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आपके पास जो अनइक्वल आते हैं पहले हम सबको इक्वल स्टेज पे ले आते हैं उनसे डिस्कशन करके कि नहीं भाई देखो हमारी ये रिक्वायरमेंट है आपने इसमें आना है, जब भी तो हम रिवाइज मंगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी वो टेक्निकल एनवेलप देंगे हमें
तो हो सकता है वो अपने हिसाब से, अपनी टेक्निक्स के हिसाब से दे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी अनइक्वल है, जो भी अनइक्वली आए हैं, जिनकी टेक्निक्स ऊपर नीचे हुई हुई, हम सबको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और उनसे बोलते हैं आप रिवाइज जमा कराओ और इसी रिक्वायरमेंट पे आओ। हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पे जाते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल उनको इक्वल लाते हैं, क्योंकि और उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ अब इनमें से कौन सा टेक्निकल सोल्यूशन जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। हम सबको एक ग्राउंड पे ले आते हैं। फिर मजीद, टू स्टेट टू एनवेलप बिडिंग मेथड shall be used for procurement where alternative technical proposal are possible such as certain type of machinery equipment of manufacturing plant। अब कह रहे हैं कि टू स्टेट टू एनवेलप प्रोसीजर जो है वो वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे ऑल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मशीनरी या इक्विपमेंट या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन वगैरह की। ठीक है जनाब, आज के लिए इसको यहीं तक रखता हूं मैं। अब इसके बाद आपका रूल 37 तक हो गया है। कल की क्लास में ये हमारे इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएंगे। आज की तो क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है, कल ये हमारे एंड हो जाएंगे और परसों हम अपना लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारे कोर्स का आखिरी पार्ट है। और नेक्स्ट वीक में शुरू में ही हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। तो एक दिन में डिस्कशन के लिए रख लूंगा, जो भी आप लोगों के सवाल हो, जवाब हो, कहीं से भी पूरे कोर्स से लिंक आप लोग उससे पूछ सकते हैं और उसमें जो भी डिस्कशन वगैरह हो कर लीजिएगा। ठीक है जी, यहीं तक इसको रखते हैं। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ, पार्टनर जी बैठ के एमसीक्यूज के आंसर सेंड कर दें। ठीक है, मैं आज उसके आंसर भी सेंड कर दूंगा और आपको वो सेल ऑफ गुड एक्ट के एमसीक्यूज भी भेज दूंगा। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।